बात करेंगे स्त्री जीवन और प्रेमचंद विषय पर। हम जानते हैं कि स्त्रियों की समस्याएं हों चाहे दलित की, किसानों की समस्याएं हों चाहे सांप्रदायिकता की, प्रेमचंद ने सब पर गंभीरता से विचार किया है। प्रेमचंद का लेखन सन 1900 से शुरू होकर 1936 के आसपास तक चलता रहा। इस समय भारतीय समाज में स्त्रियों और दलितों के लिए दोहरी गुलामी का वक्त था। निराला ने ठीक ही लिखा था कि हमारे समाज में स्त्रियां दासों की दासियां हैं। यह वह समय था जिसमें स्त्रियां एक साथ उपनिवेशवाद और सामंतवाद की चक्की में पिस रही थी। यह राजनीतिक और सामाजिक दासता का कारुणिक इतिहास है। दुनिया भर के इतिहास में ये खोजना मुश्किल नहीं है कि जो भी समाज गुलाम रहा उसकी स्त्रियों ने सर्वाधिक दंश झेला। सामंती समाज में प्रतिद्वंदी पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए उसकी स्त्री का अपहरण करना सबसे प्रिय अस्त्र था। आज भी इस देश में सामंती मानसिकता का अंत नहीं हुआ है। कश्मीर में हिंदू स्त्रियों के साथ और गुजरात में मुस्लिम स्त्रियों के साथ जो दुराचार हुए वे इस मानसिकता का ही प्रभाव है। इसके लिए प्रेमचंद स्त्री की शिक्षा को बहुत ज़रूरी मानते थे। दहेज के प्रसंग में प्रेमचंद लिखते हैं कि हमें तो इसका एक ही इलाज नज़र आता है और वह यह है कि अपनी लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी जाए और उन्हें संसार में अपना रास्ता अपने आप बनाने के लिए छोड़ दिया जाए, उसी तरह जैसे हम अपने लड़कों को छोड़ देते हैं। उनको विवाहित देखने का मोह हमें छोड़ देना चाहिए और जैसे युवकों के विषय में उनके पथ भ्रष्ट हो जाने की परवाह नहीं करते, उसी प्रकार हमें लड़कियों पर भी विश्वास करना चाहिए। यहाँ दो बातें बिल्कुल साफ हैं। एक तो दहेज जैसी अमानवीय प्रथा से उत्पन्न क्षोभ और उसके सदा के लिए समाप्त करने का संकल्प, और दूसरा सदियों से पुरुष स्त्री को सिर्फ घर के भीतर रहने की चीज के रूप में देखते और उनकी शारीरिक कमजोरी का बहाना करते रहे हैं। पुरुष को सदा लगता रहा है कि स्त्री अबला है, वह कोमलांगी होती है, बाहर का संसार उसके लिए ठीक नहीं होता। कहने का आशय यह है कि लंबे समय से स्त्रियों के तन और मन की कोमलता को पुरुष ने अपने एकाधिकार के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इसे बराबर डर लगता रहा है कि उसके साम्राज्य को स्त्रियां जीत ना लें और इससे स्त्रियों बाहर की दुनिया में प्रवेश निषेध कर देना चाहिए। लड़की को उफ तक कहने का अधिकार नहीं है। प्रेमचंद अच्छी तरह जानते थे कि स्त्री और पुरुष का भेद प्रकृति से अधिक सांस्कृतिक है। दुनिया में पुरुष को कहने और करने दोनों का अधिकार प्राप्त है। स्त्रियों को ही बंदीजन की तरह रहना पड़ता है। स्त्री शिक्षा पर प्रेमचंद ने अपने एक अन्य लेख कुमारी शिक्षा का आदर्श में लिखा है कि मुश्किल तो यह है कि पुरुषों ने महिलाओं को इतना सताया है कि अब वे माताएं और गृहिणी बनकर नहीं रहना चाहती, अपनी आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने पर तुली हुई हैं। अगर पुरुष बच्चे पालना, भोजन पकाना नहीं जानते तो स्त्रियां क्यों सीखें? जो पढ़कर पुरुष रोब झाड़ता है इसलिए औरतों को अपनी लौंडी समझता है, वही विद्या स्त्रियां भी सीखना चाहती हैं। वह खाना क्यों पकाएं, वकालत क्यों न करें, अध्यापिकाएं क्यों न बने? इसका फैसला हमारी देवियों को ही करना चाहिए कि उनकी कन्याएं कैसे शिक्षा प्राप्त करें। स्वार्थी पुरुषों का फैसला यह क्यों मंजूर करने लगी? यह प्रेमचंद की विस्तृत जीवन दृष्टि का एक जोरदार उदाहरण है। प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा थी कि लड़कियों को जीवन के तमाम अधिकार मिलने चाहिए। उनकी दृष्टि में लड़की की राय जाने के बिना दहेज न देना और मजबूरी में किए गए बेमेल विवाह निर्मला की नियति प्राप्त करता है अथवा रूपा की स्थिति में चलता जाता है। दहेज रूपी कुव्यवस्था पूंजीवाद की ही देन है। यद्यपि सामंती दौर में भी इसका प्रचलन था, लेकिन पूंजी के जोर ने इसे और अधिक विकृत बना दिया। स्त्री के अधिकार का प्रश्न और प्रेमचंद को बराबर लगता रहा कि पुरुष और स्त्री के अधिकारों में बहुत असमानता है। पुरुष का स्त्री के बिना काम भी नहीं चल सकता और वह उस पर जोर आजमाना भी नहीं भूलता। भारत में प्रेमचंद जैसी जागृति के अन्य और कोई लेखक नहीं मिलते। फरवरी 1931 में लिखे अपने एक लेख नारी जाति के अधिकार में उन्होंने लिखा, पुरुषों ने नारी जाति के स्वतंत्रों का अपहरण किया, लेकिन राष्ट्रीयता और सद्बुद्धि की जो लहर उस समय आई हुई है वह इन तमाम भेदों को मिटा देगी और एक बार फिर हम अपनी माताओं को उसी ऊंचे पद पर आरूढ़ होंगी जो उनका हक है। अपने इसी लेख में वे स्त्रियों के संतोष को उन्हीं की इच्छा अनुसार शमन करने की बात करते हैं और कुछ मुद्दे सुझाते हैं।
एक विवाह का नियम स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से लागू हो। कोई पुरुष पत्नी के लिए जीवन काल में कोई दूसरा विवाह ना कर सके। पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का अधिकार हो, वह उसे रहनवाय को जो कुछ चाहे कर सके। पिता की संपत्ति पर पुत्रों पुत्रियों का समान अधिकार हो। तलाक कानून जारी किया जाए और स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान अधिकार हों। तलाक के समय स्त्री पुरुष की आधी संपत्ति पाए और यदि मौरूसी जायदाद हो तो उसका एक अंश। यहाँ पर रेखांकित करने योग्य की बात है कि 1931 के समाज में ये बातें कितनी महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी थी। प्रेमचंद की बातों को पढ़ सुनकर पुरुष वर्ग कितना खलबला गया होगा, इसकी कल्पना कठिन नहीं। सिवाय तत्कालीन स्त्री आंदोलन कि किसी और लेखक में यह वैचारिक स्पष्टता नहीं दिखाई देती। यह सुखद है कि तब भी अपने और अपने जैसों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली स्त्रियां मौजूद थी। प्रेमचंद पर भी इन स्त्रियों के आंदोलन और लेखन का प्रभाव अवश्य है, क्योंकि स्त्री दर्पण और गृह लक्ष्मी जैसी पत्रिकाएं स्त्रियों में चेतना जगाने के साथ साथ यहाँ खड़ा रहने की भी मांग करती हैं। गोदान में जागरूक स्त्रियों की मीटिंग और मीटिंग में होने वाले भाषण हम देख सकते हैं।